नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। आप सभी का परफेक्ट नॉलेज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम ले आए हैं सीयूटी यूजी के इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पार्ट 3 हम ले आए हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है वो प्लीज जाकर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देख लीजिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। चलिए क्वेश्चंस को जो है वो हम पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों पढ़ो ऐसा कि फिर वो वापस से आपको पढ़ना ना पड़े। तो इसी टैगलाइन के साथ हमारे परफेक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल का जो टैगलाइन है उसको हम सक्सेस करते हुए आपके लिए एक एक क्वेश्चन पर इतना फोकस करके आपको पढ़ाते हैं ताकि आप वो सीखें जो दुनिया आपको सिखाना नहीं चाहती। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ओपन मार्केट ऑपरेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम इन्फ्लेशन या डिस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तब हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि इन्फ्लेशन को दो तरीकों से, दो पॉलिसीज से जो है कंट्रोल किया जा सकता है। एक जिसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी, एक जिसको हम बोल देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये आरबीआई के द्वारा जो है किया जाता है। और आरबीआई जो है वो दो टूल्स का इस्तेमाल करती है। एक टूल जो है वो आपका होता है क्वालिटेटिव, गुणात्मक जो है, ठीक है, टूल का इस्तेमाल करती है, और एक जो है आपका क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक टूल का इस्तेमाल करती है। जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो हम यहाँ बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की, हम यहाँ बात करते हैं मोरल सुएशन की, ठीक है। जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो हम यहाँ करते हैं CRR, सेंट्रल रिजर्व रेशियो की, यहाँ हम बात करते हैं SLR की, यहाँ हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। यानी कि आज हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन को। जब ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की जाती है, और बात है, आप ये मान करके चलिए कि हमें या तो मनी की सप्लाई को डाउन करना है या मनी की सप्लाई को बढ़ाना है। अगर हम डिसइंफ्लेशन में हैं, या अगर हम डिसइंफ्लेशन में हैं तो हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। अगर हम इन्फ्लेशन में हैं तो हमें मनी सप्लाई को जो है वो डिक्रीज करना है, ठीक है। तो एक बार आप जब देखते हैं, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी डिसइंफ्लेशन में है। आरबीआई जो है वो क्वांटिटेटिव टूल, और क्वांटिटेटिव टूल में ओपन मार्केट ऑपरेशन से मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई इसको इंक्रीज करेगा तो सबसे पहले वो अपने जो गवर्नमेंट के बॉन्ड है उसको जो है वो खरीदेगा, ठीक है ना। आप ये ध्यान करेंगे कि जब भी ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात होती है तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बॉन्ड, शेयर वगैरह वगैरह जो है, यानी कि सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता या बेचता है, ठीक है ना। यानी कि आरबीआई खुद जो है वो मार्केट में उतर जाता है, और उतर करके वो अपने बॉन्ड को, अपने शेयर्स को, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को क्या करेगा, सेल एंड परचेज करेगा। उसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन डिसइंफ्लेशन है, इसलिए अब वो क्या करेगा, वो जो पहले से बेची हुई जो भी सिक्योरिटीज हैं, जो भी बॉन्ड है, जो भी शेयर्स हैं, उनको परचेज करेगा, ताकि वो कागज लोगों से वो अपने पास ले ले, और वो जो कागज लेगा उसके बदले में लोगों को पैसे देगा। जब लोगों के पास में पैसे जाएंगे तो लोग जो हैं वो, उनके पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आएगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है वो खरीद रहा है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स इन दी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सी आएगा। तो यहाँ से आप जब देखेंगे, यहाँ से आप जब देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन सी पहले है ही नहीं, यही है सिर्फ एक ऑप्शन 4 में। तो यहाँ से ही आपका आंसर राइट हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद आपको रीड करने की आवश्यकता नहीं अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसको आगे रीड करेंगे, आपका टाइम जो है वो वहां जाएगा, आपको अपने टाइम को यहाँ बचाना है, ठीक है। लेकिन नॉलेज के लिए मैं यहाँ आपको इसको रीड करके दे रहा हूँ
तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका फर्स्ट आएगा। उसके बाद देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट के बॉन्ड को आरबीआई जो है वो खरीदेगा, ठीक है ना, तो सेंट्रल बैंक उसके बदले जो है लोगों को पैसे देगा। देखिए, सेंट्रल बैंक पेज फॉर इट गिविंग ए चेक, यानी कि वो उसको चेक दे देगा, पैसे दे देगा। वो पैसे जो है वो जाकर के वो बैंक में जमा करवाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ये चेक जो है वो जाकर के गवर्नमेंट का जो चेक है वो आरबीआई कमर्शियल बैंक में जाएंगे और उसमें जमा करवाएंगे, पैसे निकलवाएंगे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे तो उसका जो रिजर्व है, क्योंकि जितना डिपॉजिट होगा बैंक के अंदर, ठीक है ना, जो बैंक में डिपॉजिट होगा उसका कुछ रिजर्व जो है वो सेंट्रल बैंक के पास, कुछ रिजर्व जो है वो खुद कमर्शियल बैंक के पास रहेगा। यानी कि रिजर्व जो है वो उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी, क्योंकि उस परसेंटेज को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिर आपका आ जाएगा, पहले आपका सी के बाद बी, फिर आपका डी, और लास्ट में क्योंकि लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे तो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कहता है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी closely related to the trade policy which aimed to replacing imports with domestic production is known as। ठीक है, आप यहाँ ध्यान करेंगे जब भी हम बात करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसीज हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिसिप्लिनरी है। क्योंकि जब आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी होगी तो आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपका जो ट्रेड है वो बढ़ेगा, एक्सपोर्ट आपके बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो आपका ट्रेड पॉलिसी है, वो आपके इंपोर्ट को रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब आप बाहर से जो मंगवा रहे हैं वो बाहर से ना मंगवा करके आप डोमेस्टिकली उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यानी कि बाहर से जो चीज हम मंगवा रहे हैं उसको इस्तेमाल ना करके हम डोमेस्टिक वाली चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उसके बदले में इस हमारे घर की वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अगर बाहर से हम चाय मंगवा रहे हैं और घर में अगर हम कॉफी बना रहे हैं तो हम चाय ना पी करके कॉफी को ले लेते हैं, यानी कि चाय का काम हमारा कॉफी कर देगा, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि विच इज नोट द वे, जब भी आपको नोट मिले आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दें। क्यों? कई बार हमको ऐसे लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमको ये जैसे ही हम कोई इनमें से ऑप्शन देखेंगे उस ऑप्शन को देख के हम आंसर कर देते हैं और एकदम से गोला भर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको जो है ऐसा काम नहीं करना है। जैसे ही नोट आपको दिखता है आप क्या करेंगे, नोट के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि मेरे को इसका नकारात्मक वाला आंसर देना है, ठीक है। चलिए कहता है स्टिकिंग टू द मेथड टू प्रमोट इनइक्वालिटी। देखो पहला ही आंसर जो है वो नेगेटिव आ गया। इनइक्वालिटी को प्रमोट करना चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। कोई भी पॉलिसी हो उसके लिए अच्छा नहीं है। हमेशा हम इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, हम जो है हमेशा ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हम जो हमेशा डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, हम जो हमेशा एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, हम हमेशा हेल्थ को प्रमोट करते हैं। यानी कि हम हमेशा पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं, नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ राइट हो जाता है, स्टिकिंग टू द मेथड टू प्रमोट इनइक्वालिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कहता है, एक बार हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। कहता है रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर नॉन रिडीमेबल एंड कैन नॉट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट आर अंडर विच टाइप ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। तो आप देखते हैं जब हम गवर्नमेंट बजट को पढ़ते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बजट को पढ़ते हैं, बजट, ठीक है ना, यानी कि जो चमड़े का थैला है आप पढ़ते हैं, इसको आर्टिकल 112 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बजट शब्द जो है वो कहीं नहीं लिखा गया है, इसकी जगह लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यानी कि ये हमारा बजट है। इस बजट की जब हम बात करते हैं
तो हम बात करते हैं कि ये बजट जो है इसमें दो प्रकार की रिसीट हमें देखने को मिलती है। एक रिसीट जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट और एक रिसीट जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट, ठीक है ना। तो इसमें आप देखते हैं रेवेन्यू रिसीट में आप देखते हैं टैक्स से इनकम और आप देखते हैं नॉन टैक्स इनकम। क्लियर है दोस्तों, यहाँ आप देखते हैं टैक्स से इनकम और नॉन टैक्स इनकम, ठीक है। तो अब आपकी बात आई कि नॉन रिडीमेबल होना चाहिए और कनोट भी रिक्लेम्ड होना चाहिए, दोबारा से रिक्लेम नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आप जब टैक्स को पे करते हैं, आप जब टैक्स की बात आ गई तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आप जो पे कर रहे हैं, नॉन टैक्स में आपकी फीस चालान वगैरह वगैरह जो है वो आपके इसमें शामिल हो जाते हैं। जब आप टैक्स को पे करते हैं, ठीक है, या फीस पे करते हैं, तो वो नॉन रिडीमेबल होती है, आप उसको दोबारा से जो है वो मांग नहीं सकते, वो रिक्लेम्ड होती है, आप उसके बदले काम नहीं मांग सकते, समझ रहे हो ना, ठीक है। कि भाई मैंने टैक्स भरा तो मेरे घर के बाहर जो गड्ढा है उसको पहले ठीक करो, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि रेवेन्यू जो आपका रिसीट है वो आपकी नॉन रिडीमेबल होती है और नॉट रिक्लेम्ड होती है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि रेवेन्यू रिसीट जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके सब पार्ट हैं, आपको ये ध्यान करना है, ठीक है ना। टैक्स और नॉन टैक्स जो आप यहाँ देख रहे हैं ये इसके सब पार्ट हैं, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी में है, लेकिन जो मेन कैटेगरी है वो रेवेन्यू रिसीट की है। तो यहाँ नॉन रिडीमेबल एंड कनोट बी रिक्लेम्ड है। और किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि ये दो ऑप्शन आपको गिवन ना हो, सिर्फ ये दिया हुआ हो और ये सेम क्वेश्चन हो, तो आप फिर इसके साथ में चले जाएंगे, ठीक है। अभी आपका जो है वो ब्रॉड सेंस में रेवेन्यू रिसीट जो है वो आंसर जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं व्हाट नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रोस फिस्कल डेफिसिट टू गेट ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट। जब हम प्राइमरी डेफिसिट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है ना, इंटरेस्ट पेमेंट। तो आप देखते हैं कि नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाती है, नेट इनकम लाइबिलिटी जो है वो आपकी यहाँ आ जाती है। तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपका सही आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है ना, वो देख तो क्या कह रहे हैं कि नेट जो है वो आपका कह रहा है Which of the following is not included in the strategy of sustainable development। यहाँ फिर से आपको ध्यान करना है, नोट यहाँ पर दिया गया है कि ऐसा कौन सा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं करता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो गोल्स जो है वो निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल में 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, आपको ये ध्यान करना है। फर्स्ट जो गोल है वो है नो पॉवर्टी, ठीक है ना, नो पॉवर्टी। सेकंड जो है वो है फिर नो हंगर, ठीक है ना, नो हंगर। थर्ड जो है वो आपका है मतलब हेल्थ के ऊपर, ठीक है ना, और हेल्थ। और फोर्थ जो है वो आपका है एजुकेशन पे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान करना है मेजर जो है 4-5 जो गोल्स हैं, इंपॉर्टेंट गोल हैं, उनको आपको जो है वो ध्यान कर लेना है। टोटल में 17 गोल्स हैं, ठीक है। और इनका लगभग जो आप ये देखते हैं कि इनको पाने का, सस्टेनेबल गोल्स को जो है वो अचीव करने का जो टाइम पीरियड है वो 2030 यानी कि 2030 जो है वो रखा गया है। तो विंड एनर्जी जो है वो सस्टेनेबल गोल को जो है डेवलप कर सकता है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है। सोलर एनर्जी जो है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, आप देखते हैं। बायो कंपोस्ट खाद जो है वो भी है। लैंड डिग्रेडेशन यानी कि जमीन की जो उर्वरकता है उसको कम करना, नहीं, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो गया ना, उर्वरकता को तो हमको बढ़ाना है, उसको तो हमें इंक्रीज करना है, डिग्रेड नहीं करना, उसको तो ग्रेड करना है, अपग्रेड करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नोट पूछा गया है दोस्तों। चलिए यहाँ पर आप जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कहता है when cash reserve ratio is 20%, then with the deposit of rupees 1000 money creation will be 5000। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो ये कि मनी जितना हमने क्रिएट किया डिवाइड बाय जो हमने टोटल डिपॉजिट किया, तो मनी क्रिएट किया हमने 5000, ठीक है, डिपॉजिट किया हमने 1000, तो आंसर आ गया हमारा 5।
ठीक है। एक आपको जो है वो मैंने करवा रखा है कि आप जो कहते हैं कि डिपॉजिटेड मनी इनटू, ठीक है ना, वो 1/CRR, ठीक है। तो आप ये कहेंगे इज इक्वल टू मनी क्रिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं कितना गुना हमने किया। तो आप कहेंगे 1/CRR हम देख लेते हैं, तो 1/20, ठीक है ना, कितना परसेंट, तो इनटू में 100, जीरो से हम जीरो निकाल देंगे, ये जो है रख लेते हैं, तो आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा 1 मिनट के लिए। चलिए बच्चे, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है ऑप्शन नंबर 5, ठीक है, ये सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आंसर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है देख लीजिए, कहता है कि रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जो रेपो रेट है, ठीक है ना, वो रेट है जो आरबीआई जो है वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक को पैसे देता है शॉर्ट पीरियड के लिए विद कोलेटरल, ठीक है ना। यानी कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे जो है, मतलब सिक्योरिटी के तौर पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी के तौर पे जो है वो कुछ ना कुछ कमर्शियल बैंक से लेता है और उसके बदले में फिर शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए लोन दे देता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेपो रेट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शॉर्ट पीरियड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, आप एक बार ये देख सकते हैं कि एक तरफ जो है ये आपको एग्रीगेट डिमांड जो है वो यहाँ दिया गया है, ठीक है, और ये आपका जो है एक्सेंट है, और ये आपका जो है वो एक्स पोस्ट है, और ये आपका एक्सेंट, ठीक है ना। इसमें एक बार कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर 45 डिग्री में, यानी कि ये आपका एक्चुअल है, जो एक्चुअल होना है हैपेंड है, ठीक है ना, तो एक्स पोस्ट है, और ये आपका एक्सेंट है, ठीक है। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड है आपकी यहाँ से शिफ्ट होकर के एग्रीगेट डिमांड 82 हो गई है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है आपका शिफ्ट हो गया पैरेलल। जब हम शिफ्टिंग की बात करते हैं तो हमने पहले ही जो है वो पढ़ा हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी होती है C बार माइनस C नोट T प्लस C नोट TR प्लस I प्लस G, जहां पर हम देखते हैं प्लस C नोट Y। हम ये देखते हैं कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये हमारा डिपेंड कर गया, डिपेंडेंट होता है, और इनकम पे डिपेंड कर जाता है, ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट के जो मल्टीपल में होता है ये हमारा स्लोप होता है, ठीक है। और बाकी जितना भी बच गया है ये सारा का सारा हमारा जो है वो शिफ्टिंग पैरामीटर होता है, या इसको हम बोल देते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि ये जो है ऑटोनोमस कंजप्शन है, ये आपका टैक्स है, ये आपका जो है ट्रांसफर पेमेंट है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो शिफ्टिंग हुआ है क्योंकि यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज होता तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता, यहाँ आ जाती ये लाइन एग्रीगेट डिमांड जो है वो ये वाली, यानी कि इसकी जब एडी नीचे की ओर होता तो आपका ये आंसर हो जाता, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है आपका 0 है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड सेम रहेगी, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव होगा, कम होगा तो फिर आपका नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप ये देखेंगे कि यहाँ जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है द आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग डैश एट विच इट गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक, ठीक है ना। तो आपको पता है प्रोमिसरी रेट नहीं देती है, लेंडिंग रेट फिक्स रेट जो है वो आरबीआई का हम नहीं पढ़ते। जब हम आरबीआई को पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं बैंक रेट को, हम पढ़ते हैं रेपो रेट को, हम पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट को, हम पढ़ते हैं आप एमसीएलआर को, हम पढ़ते हैं एमएसएफ को, हम पढ़ते हैं, है ना, एसटीएफ को। तो ये सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस को, हम पढ़ते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट को, हम पढ़ते हैं मोरल सुसाइडन को, हम पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ आप देखेंगे कि आरबीआई से तो बैंक रेट ही, तो यहाँ सीधा जो है आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है विच बॉडी was set up to coordinate the activity of all institutional involved in rural financing system, ठीक है। तो आपको पता है कि रूरल जो फाइनेंसिंग सिस्टम है इसके लिए
ठीक है ना। रूरल जो फाइनेंसिंग सिस्टम है इसके लिए आपको पता है कि हमारा जो है वो है नाबार्ड, जो कि 1982 में स्टैब्लिश किया गया। जुलाई 1982 को ये जो है बनाया गया था, और ये एपेक्स बॉडी है रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम की, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर, ठीक है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी जो इस नाबार्ड को जो स्टेब्लिश करने की जो सिफारिश थी वो बी शिवरमन कमेटी ने की थी। ये आप ये ध्यान करें, ठीक है। बी शिवरमन कमेटी की सिफारिश के ऊपर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को जुलाई 12, 1982 को स्टैब्लिश किया गया। ये एपेक्स बॉडी है रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम की, और इसका एम जो है वो आप यहाँ देख रहे हैं कि वो सेटअप टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वड इन रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम, ठीक है। और आरआरबी जो है रूरल रीजनल बैंक्स होते हैं, ये इसके नीचे काम करते हैं। आरबीआई जो है पता है आपको एपेक्स बॉडी है बैंकिंग सिस्टम की, और ये स्टैब्लिश किया गया 1935 में, ठीक है। और इसकी जो कमेटी है उसका नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कौन सा एक्ट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और वर्तमान में गवर्नर का नाम जो है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये करना है। एसबीआई जो है हमारा एक कमर्शियल बैंक है, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक है, बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो ये आप देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जब आप नई चीजों को अपनाते हैं तो आप मॉडर्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना मतलब मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ राइट हो जाएगा। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि पहले जब इंडिया 1991 से पहले की बात करूं, जब इंडिया का फेज था, जब वो इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उससे पहले का जो टेन्योर है आप ये कह सकते हैं 1947 टू 1990, ठीक है ना। इस दौरान इंडिया ने सोशलिज्म को ज्यादा अपनाया था, और उन्होंने जो है वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल जो एरिया था उसके ऊपर बहुत सारी, ठीक है ना, रूल एंड रेगुलेशन थोप दिए थे, जिससे नई इंडस्ट्री को लगाना बड़ा मुश्किल था, न्यू चीजों को कर पाना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। तो फिर जो है उनको धीरे धीरे जो है जब 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, उनमें ये माना गया कि हमें थोड़ा सा उदार होना पड़ेगा, हमें कुछ चीजों को जो है वो थोड़ी सी ढील देनी पड़ेगी, ताकि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर इंडिया का जो उस टाइम जो क्राइसिस था, फॉरेक्स एकदम से कम हो गए थे, वो फॉरेक्स बढ़ेंगे, जिससे इंडिया जो है वो स्मूथ चल पाएगा, और ये सुधार की गई। वहां आप पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन को, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है वो पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर जो लाइसेंस हैं उनको कम किया गया, और जो रूल रेगुलेशन है उनको आसान बनाने का कार्य जो है किया गया, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन आपको पता चल गया, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू जो है मेथड्स को अपनाना, नई टेक्निक को अपनाना, नए मेथड्स को अपनाना, नए तरीके से काम करने को अपनाना जो है आपका मॉडर्नाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था, क्योंकि पहले कोई भी विदेशी जो है बाहर आ करके कोई भी काम शुरू नहीं कर सकता था, फिर जो है और लोगों के लिए, यानी कि दूसरे देश के लोगों के लिए भी हमने दरवाजों को खोल दिया, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और 1966-67 में आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। इसका फर्स्ट फेज जो है वो व्हीट से जुड़ा हुआ है, और जब सेकंड फेज की बात आती है तो वो है आपका राइस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले जो आया था वो व्हीट में आया था, उसके बाद जो है वो चावल में ग्रीन रिवोल्यूशन आपको देखने को मिला था दोस्तों, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन के जो जनक हैं इंडिया में, उसको हम जो है उनको याद करते हैं MS स्वामीनाथन जी। और जब हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं, इंटरनेशनली बात करते हैं, तो हम बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग जी का, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से भी आप इन चीजों को ध्यान करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, विच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, ये आपको ध्यान करना है।
आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 1921। और इससे पहले को हम बोलते हैं बिफोर 1921 फर्स्ट फेज ऑफ, ठीक है ना, डेमोग्राफिक। और इसके बाद आफ्टर 1921 जो है वो सेकंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक, ठीक है। तो आप ये ध्यान करेंगे, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, एक बार आप देख लीजिए। ये जो है एक पैसेज आपको दिया गया है और उस पैसेज को पढ़ करके हमें जो है वो आंसर करने हैं। कहता है कि ए कंज्यूमर इज ए रैशनल इंडिविजुअल हु नोज। कहता है कि एक कंज्यूमर जो है उसे हम रैशनल मानेंगे, उसे हम ठीक मानेंगे, उसे को हम विवेकशील मानेंगे। What is good and bad for him, जो ये जानता हो, who knows, जो ये जानता हो कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। सो इसलिए he always try to achieve, इसलिए वो हमेशा कोशिश करता रहता है to achieve, प्राप्त करने की, the best to get maximum satisfaction, ठीक है ना, कि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिल सके। थस इसलिए द कंज्यूमर चूजेस द सेट ऑफ बंडल्स, इसलिए कंज्यूमर जो है उस बंडल को चूज करता है एज पर हिज प्रेफरेंस विच इज बेस्ट फॉर हिम, जो उसके लिए सबसे अच्छा होगा। द कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर टू मूव टू ए पॉइंट ऑन द बिगेस्ट हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व गिवन ऑन द बजट सेट, यानी कि जो भी बजट उसको दिया गया है उसके अंदर वो हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व के उस पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करेगा। यानी कि उसकी जो प्रेफरेंस है वो है उसकी मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, ठीक है ना, मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। इसको हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं, यानी कि गिवन बजट में वो हाईएस्ट लेवल पे जाने की कोशिश करता है, ठीक है। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज द रेट, यानी कि बजट लाइन का स्लोप होता है, और बजट लाइन का स्लोप आपको पता है दोस्तों P1 बाय P2 जो है आप देखते हैं बजट लाइन का स्लोप होता है। ये कहता है कि जहां हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप में जब परिवर्तित करते हैं, ठीक है, तो ये कहता है कि रेट एट विच द कंज्यूमर इज एबल टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर इन मार्केट, ठीक है ना। तो द इंडिफरेंस कर्व इज, तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपका कैसा होगा, इंडिफरेंस कर्व आपका कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, ठीक है ना, कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ राइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप इसमें देख सकते हैं 69 जो है आपको यहाँ आंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है ऑल द पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट। आपको पता है इंडिफरेंस कर्व के हर एक पॉइंट पे, चाहे कोई भी पॉइंट है, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, सो ऑन, इसके हर एक पॉइंट पे, यहाँ आप देखेंगे हर एक पॉइंट पे, ठीक है ना, यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी सेम है। आपको पता है इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ हम ये कहेंगे कि जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है बंडल्स के बीच, कि वो कौन सा भी बंडल ले उसको यूटिलिटी सेम मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बंडल विच आर कंसिडर्ड इनडिफरेंट बाय द कंज्यूमर, क्योंकि वो कोई भी बंडल को चूज करेगा उसको यूटिलिटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। इसलिए वो कौन से बंडल को चूज करेगी उसके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि कोई भी बंडल को वो लेगा आईसी कर्व के किसी भी पॉइंट पर, कोई भी बंडल को अगर वो चूज करता है तो उसको सेम यूटिलिटी मिलेगी। यानी कि अगर वो इस बंडल को चूज करता है तब भी उसको सेम यूटिलिटी मिलेगी, अगर उसको वो ये बंडल को चूज करता है तब भी उसको सेम यूटिलिटी मिलेगी, इस बंडल को चूज करता है तब भी उसको सेम यूटिलिटी मिलेगी। तो वो इस बंडल को, इस बंडल को, इस बंडल को किसको चुने, इनडिफरेंट है, समझ नहीं पा रहा है, असमंजस में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए रैशनल कंज्यूमर इज द वन हु हैज, ठीक है ना। तो रैशनल कंज्यूमर कौन है, हु नोज व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर हिम, यानी कि आप ये कहेंगे तो मैनी सेट ऑफ बंडल, तो मैनी सेट ऑफ बंडल तो सभी के लिए हो सकता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, यस, मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा अपने गिवन बजट में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को लेना चाहता है, जिसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ राइट हो जाएगा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच इज द एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक के बजाय दूसरे इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। पेन एंड इंक, ये तो दो वस्तुएं मिलकर के एक काम को पूरा करती हैं, ये तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल हैं, ये ध्यान करेंगे। कार एंड पेट्रोल, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। टी एंड कॉफी, यस, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड गुड।
शूज एंड सॉक्स ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो आप ये ध्यान करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं तो दो वस्तुएं मिलकर के एक काम को पूरा करती हैं, और सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं कि जहां मैं एक के बदले दूसरे का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ आंसर आपका आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 टी एंड कॉफी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है इफ द बजट लाइन इज टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व एट ए पॉइंट एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ, ये देखिए ये कह रहा है कि टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब यानी कि ये आपका बजट लाइन है और ये आपका जो है आईसी, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट है जिसको मैं रेड से दिखाना चाहूंगा। आप ये देखिए ये पॉइंट है। अब इस रेड के नीचे आपको मैं ये कहूँ कि क्या है, तो आप कहेंगे सर आईसी कर्व है। मैं कहूंगा कि क्या आईसी कर्व, आप कहेंगे नहीं सर इस आईसी के भी नीचे जो है वो आपका बजट लाइन है। यानी कि ये जो रेड लाइन है ये आईसी कर्व और बजट लाइन दोनों का एक ही पॉइंट है। तो यानी कि ये सिंगल रेड डॉट जो है वो आईसी के लिए भी है और सिंगल रेड डॉट जो है वो आपके बजट लाइन के लिए भी है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बजट लाइन के साथ सेम होगी क्योंकि रेड डॉट जो है वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको ध्यान करना है, अगर हम इसको मैथमेटिकली बताएं तो देखो ये तो हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैथमेटिकली बताएं तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू माइनस MUX MUY। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आप इसको हिंदी में देख सकते हैं कहता है क्या, देखिए एक आपके सामने पैराग्राफ आ गया है द चिपको मोमेंट एंड, तो इसको अगर मैं ना पढ़ के सीधा ही एक बार आंसर मैं आपको बता देता हूँ। कहता है कि चिपको मोमेंट और अपिको स्टार्टेड इन कर्नाटका व्हेन, ठीक है ना, क्योंकि पहले आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको जो है ये पढ़ना है। ठीक है ना, तो चिपको मूवमेंट और अपिको मूवमेंट जो है वो दोनों ही ट्रीज को सेव करने के लिए मूवमेंट आए थे, जिसमें आप अमृता देवी जी की जो कहानी है वो 9th एंड आई थिंक 9th के SST में पढ़ते हैं, जहाँ पर वो सारे के सारे लोग जो हैं वो पेड़ों को जो है वो हग कर लेते हैं, उनको जो है बाहों में भर लेते हैं जब पेड़ों को काटने की बात आती है कि अगर पेड़ों को काटा जाएगा तो पेड़ अकेले नहीं कटेंगे, हम भी कटेंगे, और वो तब तक उनको जो है हग करके रखते हैं जब तक कि सरकार इस बात से मान नहीं जाती है कि अब हम पेड़ों को नहीं काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चिपको मूवमेंट और अपिको मूवमेंट जो है वो दोनों सेम टू सेम है, वही सेम स्टोरी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है वो आंसर आ जाएगा फेलिंग ऑफ ट्रीज स्टार्टेड एट सल्कनी फॉरेस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि ये क्यों मोमेंट आया था, तो यहाँ आप देखेंगे व्हेन द फेलिंग ऑफ ट्रीज वाज स्टार्टेड इन सल्कनी फॉरेस्ट एंड सिटी डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है ना, तो ये देखिए 160 men and women children hugged the trees and forest force वरुकुटर टू लीव। ठीक है ना, उनको मजबूर कर दिया कि वो छोड़ करके ले जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देख लीजिए एक बार। कहता है इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज हैज लेड टू मैनी इन्वायरमेंटल, ये तो सीधा सा आपको पता चल गया। ठीक है ना, ये किस कौन सी प्रॉब्लम लेके आएगा, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम लेके आएगा, है ना, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, शायद नेक्स्ट पेज पे है। चलिए ये आपका हिंदी वर्जन है। देखिए कहता है इन चिपको मूवमेंट एंड अपिको मूवमेंट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन सेव द ट्री बाय, देखिए हग द ट्रीज टिल वुड कटर लेफ्ट। ठीक है ना, ट्रीज को हग करके रहे और जब तक कि वुड कटर जो है वो लेफ्ट नहीं यानी कि चले नहीं गए तब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, देखिए setting up of paper mills in different areas using bamboo as raw material lead to the soil becoming, ठीक है ना, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो सोइल थी वो लेटराइट सोल हो गई थी। देखिए यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा कि जो भी ऊपर की अच्छी सोइल थी वो वॉश्ड अवे यानी कि बह गई, और बेयर लेटराइट सोइल जो है वो लेफ्ट बिहाइंड, तो लेटराइट सोइल जो है वो पीछे रह गई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लेटराइट सोइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल यूज हैज लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है,
तो आप जब प्रॉब्लम की बात करते हैं तो डिजीज एंड इंसेक्ट जो है उन्होंने अटैक कर दिए, ऐसे ऐसे न्यू न्यू जो है वो डिजीज आ गई थी, ऐसे ऐसे न्यू न्यू जो है वो इंसेक्ट आ गए। देखिए कहता है डिजीज एंड इंसेक्ट अर्लियर आर नॉन अटैकिंग द क्रॉप्स। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो आज जो है हमने 2023 के पेपर को कंप्लीट कर लिया है। 3 पार्ट्स में हमने इसको कंप्लीट किया है। जो बच्चे जिन्होंने इस पार्ट को देखा, जिन्होंने पहले दूसरे को नहीं देखा, वो जाकर के पहले और दूसरे पार्ट को भी देख लें, क्योंकि जितना आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, उतने आप जो है कंसेप्ट आपके क्लियरेंस होंगे। जितने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उतने ही आपके जो चांसेस हैं किसी भी चीज को क्रैक करने के वो बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आप लास्ट तक जुड़े रहे। अब आखिर तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर ही दीजिए। इतना काम तो आप मेरा कर ही सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।